पिछले लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 जर्नल एक्सेप्शन का 29 सेक्शन तक कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम सेक्शन नंबर 30 को कवर करेंगे, जो कि है valuable security. The word valuable security denotes a document which is or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right. Valuable security क्या होती है? वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है या हमको वो ऐसा दावा करता है कि वो कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से कोई अधिकार जो है वो क्रिएट होता है, एक्सटेंड होता है, ट्रांसफ़र होता है, रेस्ट्रिक्ट होता है, एक्सटिंग्विश्ड होता है या रिलीज़ होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो अगर आप कहीं एक रूम रेंट पर लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक रूम रेंट नोट बनवा के प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि आपको एक ऐसा अधिकार क्रिएट करता है ताकि जिससे कि आप उसके घर पे रह सकते हैं। अगर बात करें एक महीना के लिए आप वहाँ पे रह रहे हैं, एक महीना पूरे होने के बाद अगले महीने का जब आप उसको पेमेंट करेंगे तो वो आपका जो रेंट है वो एक्सटेंड कर देगा, जिसकी वजह से आपका अधिकार भी बढ़ गया एक महीने के लिए। तो और उसके बाद उसने अपना अधिकार ट्रांसफ़र किया है, उसका जो ओनर है वो खुद है, लेकिन क्योंकि अब आपको उसने डॉक्यूमेंट बनवाया है तो इसकी वजह से जो अधिकार है, ओनरशिप अब आप पे ट्रांसफ़र हो गई है। बाकी लोगों को वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि अब ये कमरा आपका है, कोई और इसमें नहीं आके रह सकता है। और फिर एक्सटिंग्विश ख़त्म कर दिया है कि किसी दूसरे का अधिकार ख़त्म कर दिया है, रिलीज़ कर दिया है। एक ही एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से जो ये वेलेबल सिक्योरिटी है वो होती है। वेलेबल सिक्योरिटी में कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि पासपोर्ट, आपका इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर और फिर इंपोर्ट लाइसेंस, रेंट नोट, ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेल्युएबल सिक्योरिटी की कैटेगरी में आते हैं। और कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वेल्युएबल सिक्योरिटी की कैटेगरी में नहीं आते हैं। वो है कोई रेसिप्ट, आपका बैंक अकाउंट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू बी यूज फॉर एडमिशन। ठीक है, तो ये सब जो है वेल्युएबल सिक्योरिटी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 31 के बारे में, जो कि है ए विल। द वर्ड ए विल डिनोट एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। विल क्या होता है? ये वरासतनामा होता है। और टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट मतलब होता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि मरने के बाद भी यूज़फुल हो। तो एक वसीयतनामा बनाया जाता है जिसमें जो व्यक्ति है वो अपने बेसिकली अधिकारों, अपने जो ज़मीन जायदाद है वो उसके मरणोपरांत किसको मिलना चाहिए, इसके बारे में वो पूरा डिटेलिंग लिखता है। इसको हम विल कहते हैं। आगे है सेक्शन नंबर 32 जो बताता है वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन। इसमें कुछ ऐसे कानून के बारे में बताया गया है जो कि अगर आप इलीगल ओमिशन कर देते हैं उस पे वैलिड होगा। इसका डिफिनीशन है इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वर्ड व्हिच रिफर टू एक्ट डन एक्सटेंड आल्सो टू इलीगल ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है कि कोई चूक, कोई गलती, अगर आपसे कोई गैर कानूनी गलती हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो उसमें आप कैसे लाइबल होंगे वही इस सेक्शन में बताया गया है। जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहें तो अगर कोई एक कंपनी है जो कि फायर क्रैकर्स बनाती है तो उसकी एक ये भी उसको समझ में होना चाहिए कि ये फायर क्रैकर्स की शॉप है या फैक्ट्री है, तो यहाँ पर आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उसको फायर एक्सटिंग्विशर रखना मैंडेटरी है। पर अगर वो किसी कारणवश वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रखता है और कल को वहाँ पे कंपनी में आग, फैक्ट्री में आग लग जाती है, तो वो जो फैक्ट्री ओनर है वो लायबल होगा। वो इलीगल ओमिशन, गैर कानूनी चूक, ये जो चूक वो कर रहा है, जो भूल वो कर रहा है वो गैर कानूनी है। क्योंकि अगर आपकी फैक्ट्री या फिर आप पेट्रोलियम पे हैं, ऐसी जगह जहाँ पे आग लग सकती है, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का होना जरूरी होता है। तो ऐसे कई और एग्जांपल्स हैं जहाँ पे जो जरूरी चीज़ है उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो मैंडेटरी चीज़ है, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लाइबल होंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट 33 सेक्शन 33 जो कि है एक्ट ओमिशन। द वर्ड एक्ट डिनोट एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। द वर्ड ओमिशन डिनोट एज वेल एज अ सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। जिसका मतलब ये है कि अगर एक सीरीज ऑफ एक्ट हुआ है उसको हम एक सिंगल एक्ट ट्रीट करेंगे, और अगर एक सीरीज ऑफ ओमिशन हुआ है तो उसको भी हम एक सिंगल ओमिशन ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एक आदमी है, अगर पहले आपने रॉन्गफुल
रिस्ट्रेन किया, किसी का रास्ता रोका, उसके बाद फिर आपने उसको जो है अपने साथ आप उसको ले गए, अपने साथ उसको आपने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया, उसके बाद फिर आपने उसको जो है मारा भी, पीटा भी या धमकाया, डराया। ऐसे जो कई सारे एक्ट हैं उन सबको एक सीरीज ऑफ एक्ट को हम केवल एक्ट कहेंगे। वो एक्ट आपका क्या कहलाएगा? एब्डक्शन। तो सेम इसी प्रकार जो एक सीरीज ऑफ ओमिशन होता है या सीरीज ऑफ एक्ट होता है उसको हम केवल एक सिंगल एक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। आगे है सेक्शन नंबर 34 जो बताता है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, जिसका डिफिनीशन है व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। कि अगर आप कोई कॉमन इंटेंशन के साथ कोई ऑफेंस करते हैं तो आप सब सेम लायबल होंगे, जैसा कि अगर कोई काम उस ऑफेंस को अकेले करेगा वो लायबल होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको बताएं, अगर आपने किसी को ग्रीवियस हर्ट दिया है, कोई एक आदमी था, आपने उसको पीटा है, आप केवल अकेले पीट रहे हैं उसको, तो आप पे जो ऑफेंस का जो चार्ज लगेगा, अगर आप 5-6 लोग मिलके उसको सेम ग्रीवियस हर्ट किए हैं तो आप सब पे वो सेम चार्ज लगेगा। सिंपल सी यही इस जो सेक्शन है इसका मीनिंग है। अब आगे अगर हम बात करें, सेक्शन 34 है, इसका फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फॉलोड। जो सेक्शन नंबर 34 है उसके लिए कुछ कंडीशन दी गई हैं जिसकी वजह से अगर वो है सुफिशिएंट होता है तो ये सेक्शन फॉलो होगा। देयर मस्ट बी अ क्रिमिनल एक्ट। अगर हम कुछ लोग जो सेम इंटेंशन के साथ कुछ एक्ट कर रहे हैं तो वो एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है? क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? द क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन बाय सेवरल पर्सन। तो यहाँ पे सेक्शन 34 में कम सेवरल पर्सन होने चाहिए। देयर मस्ट बी अ कॉमन इंटेंशन। उन सबके बीच में एक कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 लोग उसको इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि उसने चोरी की और 3 लोग उसको कुछ और कारण से पीट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन सबका सेम इंटेंशन होना चाहिए। कुछ भी हो, जो भी इंटेंशन उनका हो, बट इंटेंशन जो है उनका सेम होना चाहिए और प्री अरेंज प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है लड़ाई हो रही है वहाँ पे और उसको देखने पहुंचे वो भी जो है उसमें हिस्सा ले लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पूरा प्री प्लान्ड होना चाहिए विद सेम इंटेंशन, तभी होगी। क्योंकि कोई राह चलता आदमी तो किसी से ग्रीवियस हर्ट किसी को देगा नहीं, किसी से हाथापाई करेगा नहीं। ये प्री प्लान्ड होना चाहिए और सेम इंटेंशन के साथ होना चाहिए। लास्ट पॉइंट क्या कहता है? द पर्सन हैड पार्टिसिपेटेड इन सम अमाउंट इन द एक्ट कंस्टिट्यूट द ऑफेंस। ओके, तो जितने लोग पार्टिसिपेंट हैं उनको जो है ऑफेंस में भी पार्टिसिपेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप 5 लोग मिलके मार रहे हैं और रास्ते पे जो लोग आ जा रहे हैं वो भी क्योंकि वहाँ पे मौजूद हैं, कुछ लोग देख भी रहे हैं, लेकिन वो उसमें जो हिस्सेदार नहीं होंगे, हिस्सेदार केवल आप लोग होंगे जो कर रहे हैं इस एक्ट को। ठीक है, कॉमन इंटेंशन की बात यही है। और इसका पूरा डिटेल में जो है अगर आप आईपीसी उठा के देखें तो जो ये सेक्शंस हैं वो पूरे डिटेल में यही पार्टिसिपेशन के बारे में बताया गया है। और उतना डिटेल में हम लोग के लिए ज़रूरी नहीं है। हम अगर इतना मैंने बताया, आपको समझाया है, उतना आपके दिमाग में अगर आ गया है तो ये इतना आपको समझने के लिए काफ़ी पर्याप्त। अब आगे बात करें सेक्शन नंबर 35 के बारे में, तो ये बताता है व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विथ अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। ठीक है, इसका डिफिनीशन क्या है? Whenever an act within a criminal only by reason of it being done with a criminal acknowledge or intention is done by several persons, each of such person who join in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if this act were done by him alone with the knowledge or intention। इसका जो मतलब है वो ये है कि अगर आप लोग क्रिमिनल एक्ट प्लान कर रहे हैं विद क्रिमिनल नॉलेज के साथ और सेम इंटेंशन के साथ, जिसमें कि आपको ये पता है कि जो सामने वाला है का हर्ट होना पक्का है। अगर आप किसी को 4-5 लोग मिलकर लाठी से मार रहे हैं और एक छठा आदमी आया, वो उसको गन से शॉट कर दे रहा है, उसका मर्डर कर दिया, तो आप सब उसमें जो है लायबल होंगे। पर जो है कुछ लोग जो ग्रीवियस हर्ट के लायबल होंगे और कुछ लोग जो जिसने गन से मारा है वो मर्डर का लायबल होगा। तो बेसिकली सेक्शन 35 में क्या है कि आपको जो क्रिमिनल नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैं एक्ट कर रहा हूँ ये एक क्रिमिनल एक्ट है। यही बात अगर सेक्शन 34 के बारे में करें तो 34 में क्या था
कि जो है क्रिमिनल एक्ट था, सेम इंटेंशन थी, बट वो प्री प्लान था। पर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्री प्लान नहीं है, आपका कॉमन इंटेंशन था केवल किसी को ग्रीवियस हर्ट करने का, बट व्हेन यू स्टार्ट बीटिंग हिम मे बी योर प्लान चेंज एंड आप उसको जो है ग्रीवियस हर्ट की जगह आप उसको ज़्यादा हर्ट कर दें, मे बी मर्डर तक। तो सेम यही होता है इसमें सेक्शन नंबर 35 में। अगर बात करें हम सेक्शन नंबर 36 की, यहाँ पे क्या है, इफेक्ट काज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन व्हेनेवर द causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission in an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense। अब यहाँ पे अगर आप समझें इस पॉइंट को तो ये क्या कहना चाहता है, अगर आप कोई ऑफेंस कर रहे हैं उसको दो पार्ट में आप कर रहे हैं, एक एक्ट है और दूसरा जो कि है ओमिशन है। ओमिशन क्या है, आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा कि जो जेलर लोग होते हैं, वो जो कैदी आता है, अगर कोई कैदी है उसने किसी पॉलिटिशियन का कुछ नुकसान किया है तो जो पॉलिटिशियन है वो जेलर को अपना जो है रिश्वत देता है। उसके बाद जेलर क्या करता है, उसको जो हीरो होता है लगभग उसको ना अच्छे से वो खाना देता है और फिर ऊपर से पिटाई करता है अलग से। तो यहाँ पे वो जो जेलर है वो दो तरह से एक एक्ट भी कर रहा है जो कि पिटाई के रूप में है, और दूसरा ओमिशन भी कर रहा है, उसको खाना नहीं दे रहा है, फिर उसकी जो है उसको एक रिगरस पनिशमेंट भी वो दे रहा है, उसको दिन भर चक्की पीसिंग, उसके बाद फिर खाना भी नहीं सही दे रहा है, उसके बाद फिर उसकी पिटाई भी दबा के कर रहा है। तो यहाँ पे जो है उसका जो डेथ है उसका चांस बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो फिर आदमी मर जाता है, जो हीरो है वो मर जाता है, तो यहाँ पे जो जेलर है वो लाइबल होगा इसी सेक्शन 36 के अंडर, जो कि बताता है कि पार्टली एक्ट और पार्टली ओमिशन करके उसने उसको जो है ये ऑफेंस किया है उस जेलर ने। तो यही इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप कोई ऑफेंस कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि थोड़ा पिटाई कर दिया, थोड़ा आपने कुछ पिटाई कर दिया, इंजरी कर दी उसको, इंजरी इन द सेंस ऑफ जो है माइंड या फिर आप कहें फिजिकल बॉडी, और जो है आपने ओमिशन कर दिया जैसे कि उसको खाना ना दिया या फिर जो है उसको आप कहीं बंद करके रख रहे हैं। ऐसे कई सारे जो है रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण आप 36 में लाइबल हो जाएं। अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 37 पे, जो बताता है कॉपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, जिसका डिफिनीशन है व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड by means of several acts, however intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts either singly or jointly with any other person commits that offense। जिसका मतलब ये है कि आप लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं, एक जो है एक ऐसे एक्ट को आप लोग कंस्टिट्यूट कर रहे हैं जो कि ऑफेंस है, उसमें आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो आप दो लोग हैं जो कि मिल के दोनों लोग आप मिल गए हैं और फिर एक लोग जो है थोड़ा पॉइजन दे रहे हैं किसी सी आदमी को, आप ए हैं ये बी हैं, आप लोग किसी सी आदमी का मर्डर करना चाहते हैं और थोड़ा पॉइजन जो है आप ए सुबह के टाइम में और बी शाम के टाइम में उसके खाने में थोड़ा दे रहा है। तो अगर उस आदमी का जो है डेथ हो जाता है तो इसमें आप दोनों लोग लायबल होंगे, क्योंकि आप लोग सेक्शन 37 के अंदर नप गए हैं, क्योंकि आप ऑपरेट कर रहे हैं किसी आदमी का डेथ करने में, कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। ठीक है।